तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, जो मोनेरा का सोल मेंबर है। ऐसा लिखा हुआ है आपकी बुक में कि यू बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। शुरुआत में इसके बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब लगभग हर हैबिटेट में बैक्टीरिया मिल जाता है। डीप ओशन में, हॉट स्प्रिंग्स में, कोल्ड एरियाज में, डेजर्ट में, पानी में। ये बताया, एक लाइन लिखी हुई है कि हैंडफुल ऑफ सॉयल कंटेन हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मतलब डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया। एक हैंडफुल सॉयल डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को कंटेन करती है। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी चीज़ें जानेंगे। अब बैक्टीरिया इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है एक तरह से। पहले हम बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर जानते हैं। इन जनरल मोनेरल सेल की जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक होती है, और उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस वाले क्लास में। अभी देखते हैं व्यू बैक्टीरिया जो है, हमने एक स्केलेटल बना दिया है, बाकी चीज़ें साथ साथ बनाते चलेंगे। इसमें एकदम आउटर पे जो लेयर होती है सबसे पहले, मतलब सेल वॉल से भी ऊपर, उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके की हो सकती है, या तो कैप्सूल होगी या फिर स्लाइम लेयर होगी। ये लूज लेयर होती है, स्लाइम लेयर लूज होती है, और कैप्सूल जो है थिक या फिर कॉम्पैक्ट होता है काफ़ी। तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, चाहे कैप्सूल हो चाहे स्लाइम लेयर हो आउटर मोस्ट। फिर सेकेंड आता है सेल वॉल। सेल वॉल, जैसा कि हम मोनेरा की जनरल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसके साथ कुछ अमाइनो एसिड एसोसिएटेड होते हैं। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे बताए गए हैं। तो ग्राम स्टेनिंग हम एक सेपरेट वीडियो में बना देंगे, हालांकि सिलेबस में डिटेल में ग्राम स्टेनिंग नहीं है। इसके बाद सेल वॉल के बाद बात आती है सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि यूजुअल यूकैरियोटिक सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन होती है, लाइपोप्रोटीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं, तो ये भी लाइपोप्रोटीन की ही बनी होती है। अब ये तीनों कंपोनेंट के फंक्शन आप जानते हो। ग्लाइकोकैलिक्स का जो फंक्शन होता है, बेसिकली मान लीजिए कि स्लाइम लेयर है, तो स्लाइम लेयर कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जैसा आप जानते हो कि बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसका जो रहने का तरीका है वो कॉलोनीज में है। एक सिंगल आइसोलेटेड बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है, लेकिन करता नहीं है, रहता कॉलोनी में, तो कॉलोनी बनाने में हेल्प करती है। मान लो कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन किया किसी मैमल को, और WBC उसको खाने आ गई, तो जो फैगोसाइटोसिस है उसको ये जो स्लाइमी लेयर है या ग्लाइकोकैलिक्स है, ये फैगोसाइटोसिस से बचाता है, फैगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करता है। इन तीनों को मिला के सेल वॉल प्रोटेक्टिव होती है, और सेल मेम्ब्रेन आप जैसा कि जानते हो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो कि साइटोप्लाज्म और आउटर एनवायरनमेंट को सेपरेट करेगी। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के एक वर्ड लिखा हुआ है सेल एनवेलप। आपकी बुक में NCERT में एक जगह पे जिक्र है इसका, सेल इनवेलप। तो ये तीनों लेयर को मिला के कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के एक वर्ड दिया गया है सेल एनवेलप। अब कुछ और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कहीं कहीं एक या इससे अधिक फ्लैजिला हो सकते हैं, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजिला। ये बेसिकली लोकोमोशन के लिए होते हैं फ्लैजिला। दीज आर फॉर बेसिकली फॉर लोकोमोशन, ये लोकोमोशन के लिए होते हैं, और ये बने होते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन के। फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है, उससे बने होते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। अब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कुछ और देख लें। बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे होती हैं, पूरी बॉडी पे हो जाती, पूरी सेल पे हो सकती हैं, ऐसे बाहर हेयर लाइक बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं। ये काफ़ी डेंस भी हो सकती हैं। इसमें कुछ लॉन्ग होती हैं और कुछ शॉर्ट होती हैं। इनके लिए मैं एक जगह थोड़े डेंस बना के दिखा देता हूँ। इनके लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, पिलाई। अगर ये अकेली हैं, सिंगल हैं, तो पाइलस कहेंगे, सिंगुलर हैं तो पाइलस कहेंगे। अगर सिंगुलर है, अकेली है, तो पाइलस, वैसे पिलाई।
पिलाई दो तरीके की होती हैं, जो लॉन्ग होंगी और एक शॉर्ट होंगी। जो लॉन्ग होंगी इनको सेक्स पिलाई या सेक्स पाइलस कहेंगे, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करती हैं। शॉर्ट जो होती हैं इनको कहते हैं फिम्ब्री, और फिम्ब्री बेसिकली अटैचमेंट में हेल्प करती हैं, फॉर अटैचमेंट किसी भी सरफेस पे। वो अटैचमेंट हो सकता है कोई रॉक हो सकता है हमारा कोई टिश्यू हो सकता है तीत हो, किसी जगह पे भी अटैचमेंट या एडहेरेंस के लिए फिम्ब्री रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हो गई। अब हम अंदर की तरफ आएंगे तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बैक्टीरिया का भी न्यूक्लियस, और इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके और भी नाम हमने आपको बताए हैं, जीनोफोर कह सकते हैं, प्रो न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ये एक्चुअल में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और नेकेड डीएनए होता है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, और इसके साथ कुछ बेसिक प्रोटीन एसोसिएटेड हो सकती हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं मोनेरा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। उनको आप पॉलीएमाइंस कह सकते हो। तो हो सकती हैं, लेकिन इस तरह से कॉम्पैक्ट नहीं होंगी जैसे हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में होती हैं। तो एक नेकेड डीएनए होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन जगह जगह पे इस तरह से इनवेजिनेशन शो करती है। ये किसी किसी सेल में फ्रीक्वेंट होते हैं, कहीं कहीं कम होते हैं। तो इनको कहेंगे हम, ये जो इनवेजिनेशंस हैं, इन इनवेजिनेशंस को कहेंगे मीजोसोम्स। मीजोसोम बहुत मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हेल्प करते हैं सेल वॉल सेक्रीशन में। अब आप जानते हो कि जब ये डबल होगा, मान लो सेल को डिवाइड होना है, तो ये न्यूक्लियस जब डबल होगा तो इसको अटैचमेंट के लिए कुछ चाहिए। यूकैरियोटिक सेल में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, बाकायदा प्रोटीन्स होती हैं उनके स्पिंडल फाइबर। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये यहाँ पे अटैच होगा न्यूक्लियोसोम के ऊपर, उसके बाद सेल डिवीजन होगा। तो आप ये कह सकते हो कि डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब ये रेप्लिकेट करेगा, पहले यहाँ अटैच होकर पहले रेप्लिकेट करेगा, तब सेल डिवीजन होगा उसके बाद, क्योंकि न्यूक्लियस डबल होगा उसके बाद साइटोप्लाज्म डबल होगा। प्रीवियस स्टेप तो न्यूक्लियस डबल होना होता है, तो पहले डीएनए डबल होगा, तो यहाँ पे अटैच होकर डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करेंगे। और ऑफ कोर्स ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। रेस्पिरेशन में हेल्प कैसे करेंगे ये हम बताते हैं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया में जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे या अगर पहले पढ़ चुके होगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं। उस तरह का बिहेवियर ये शो करता है, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई कंपार्टमेंट तो होता नहीं है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी यहाँ भी, लेकिन वो मेन फंक्शन जो है मीजोसोम करेगा। तो आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो सब्स्टिट्यूट या एनालॉगस ऑर्गेनेल है वो कौन सा है प्रोकैरियोट में? तो एनालॉगस है मीजोसोम, जो सिंपली इनवेजिनेशन है किसका? इनर मेम्ब्रेन का। इनर मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन है। मेन क्रोमोसोम के अलावा एक और क्रोमोसोम हो सकता है सेल के अंदर, और इसको कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक्चुअली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर होगा, मेन क्रोमोसोम के कंपैरिजन में स्मॉल होगा। काम इसका क्या होता है? दो काम हो सकता है, या तो फर्टिलिटी फैक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी नई कंजुगेशन ट्यूब बनाएगा, जब बैक्टीरिया दूसरी सेल से जुड़ना चाहेगी उस टाइम डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करेगा।
तो फर्टिलिटी फैक्टर की तरह काम कर सकता है, या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो यही कारण है कि बैक्टीरिया नेचुरली बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे जगह जगह आपको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी मिल जाएंगे। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स क्या हो सकते हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट में स्टोरेज ग्रेन्यूल्स जो हैं वो ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं। वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये फॉस्फेट का स्टोर हाउस होते हैं। फॉस्फेट को स्टोर करने के लिए वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स का ये काम होता है। इसके अलावा आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, फ्री राइबोसोम्स मिलेंगे, क्योंकि कोई ऑर्गेनेल तो है नहीं, तो राइबोसोम्स भी मिलेंगे। राइबोसोम्स यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का होता है और उसको कहते हैं 70S। इसकी जो साइज है, डायमेंशन है, वो 70S है। राइबोसोम फ्री भी हो सकते हैं, या एक स्ट्रक्चर और भी ऐसी हो सकती है कि राइबोसोम, और ये है आपका मैसेंजर आरएनए, mRNA, इसके साथ कई सारे राइबोसोम इस तरह से एसोसिएटेड हो। तो इस स्ट्रक्चर को, जहाँ पे आरएनए के साथ राइबोसोम जुड़े हुए हैं, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आरएनए के साथ कई सारे राइबोसोम जुड़े हैं, इस स्ट्रक्चर को पॉलीसोम्स कहते हैं। एक नाम और भी आपको लिखा मिलेगा, यह है mRNA प्लस राइबोसोम्स। बुक्स में मिलेगा, पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं, पॉलीसोम्स भी कहते हैं, दोनों में से आप कोई नाम दे सकते हो। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की सेल का। अब आपकी बुक में बैक्टीरिया की जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, यानी शेप है, वो दी हुई है। तो 4 टाइप की शेप दी हुई है, वो देख लेते हैं बैक्टीरिया की जो शेप है। तो ये बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर है। अभी हम शेप की बात करेंगे कि शेप कैसी हो सकती है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कैसा हो सकता है। मतलब जब हम स्टेनिंग करने के बाद बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें डिफरेंट शेप की दिखाई पड़ती है। 4 मेन शेप हैं जिनका जिक्र बुक में किया गया है, हम उस पर बात करेंगे। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। शेप्स में देखो भैया, पहला है कॉकस। अगर इसका प्लूरल देखेंगे तो कोकाई कहते हैं, इस तरह की शेप। ये शेप होने की वजह से खास बात बताएं, स्फेरिकल शेप कह सकते हो, स्फेरिकल शेप कह सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे कॉकस लिखा हो, समझ लो राउंड बैक्टीरिया की बात हो रही है। एक एग्जाम्पल ले लेना, चलिए, स्टेफिलोकॉकस। स्टेफिलोकॉकस ऑरियस या कोई स्पीसीज मान लेते हैं। ये सिंपल इस तरह हो सकती हैं, अलग अलग आइसोलेटेड, या एक लंबी चेन बना सकती हैं, 1 2 3 4 इस तरह से, ऐसे बहुत सारे। इसको अगर चेन है तो इसको कहेंगे स्ट्रेप्टोकॉकस, और अगर गुच्छा बना रही है, ग्रुप बना रही है इस तरह से, ऐसे, इसको कहेंगे स्ट्रेप्टो, और इसको कहेंगे स्टेफिलो। स्ट्रेप्टोकॉकस, स्टेफिलो। अगर ग्रुप बना रही है तो स्टेफिलोकॉकस, अगर चेन बना रही है तो स्ट्रेप्टोकॉकस। फिलहाल सिर्फ कॉकस दिया हुआ है, तो आप ये समझिए कि राउंड शेप के बैक्टीरिया। रेजिस्टेंस की जब बात होती है तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया यही होते हैं, कॉकस। दूसरा है
बेसिलस, तो बेसिलस बैक्टीरिया, और इसका अगर प्लूरल देखें तो बेसिलाई कहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेसिलस के, आप लैक्टोबेसिलस ले लो, ई कोलाई भी इसी का एग्जाम्पल है, ई कोलाई जो फेमस बैक्टीरिया है। तो ये रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप के। एक खासियत इनकी और है, सबसे ज़्यादा जो स्पोर बनाते हैं वो बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया ही बनाते हैं। आपके बुक में बना है तो आपने देखा होगा कुछ बेसिलस में इस तरह की स्ट्रक्चर बनी है, इस तरह की। ये एक्चुअल में क्या है, स्पोर है। तो स्पोर क्या होता है ये भी हम रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में बताएंगे थोड़ा सा आपको, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्पोर ये बनाते हैं, बेसिलस हो गया, कॉकस हो गया, स्पाइरुलम। स्पाइरुलम का मतलब है स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप इस तरह की शेप होती है। इस तरह की शेप है। फ्लैजिला भी है, एक साइड पे भी फ्लैजिला हो सकता है या दोनों साइड पे फ्लैजिला हो सकता है, बहुत सारे फ्लैजिला हो सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया का हेलियोबैक्टर। हेलियोबैक्टर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अगला है विब्रियो। विब्रियो का मतलब है कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप का बैक्टीरिया। तो अंग्रेजी में जैसे कॉमा लगाते हैं, ये तो कॉमा शेप का बैक्टीरिया। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी, जो कॉलरा कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी जो है वो कॉमा शेप का बैक्टीरिया है और ये कॉलरा कॉज करता है। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। ये तो शेप्स हो गई, शेप के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जो बैक्टीरिया है ये बहुत ही एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब सारे मेटाबॉलिज्म, सारे मेटाबॉलिज्म का मतलब इसमें जो न्यूट्रिशनल मैकेनिज्म्स हैं वो, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म है वो, ये सारी चीज़ें जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं उनके बारे में बताया गया है। तो एक लाइन लिखी हुई है बुक में कि बैक्टीरिया शोज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो बहुत ही एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया शो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन कैसा है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ जो बैक्टीरिया हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक में भी क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब अपना न्यूट्रिशन दूसरे से डिराइव करते हैं, और सेप्रोट्रॉफ उसका भी स्पेशल टाइप है जिसमें न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर से। ठीक है, तो ये दो बातें हैं कि एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं और मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक हैं। ये सेंटेंस फ्रेम करके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी तो शो करते ही हैं और साथ में हेटेरोट्रॉफिक भी हैं। हेटेरोट्रॉफिक ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि ऑटोट्रॉफिक नहीं है, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक ज़्यादा है। चलिए थोड़ा सा हम जान भी लेते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन से ही शुरुआत करते हैं। न्यूट्रिशन, दो तरह का न्यूट्रिशन होगा। पहला न्यूट्रिशन होगा इनका
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है तो उसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड सिंथेसाइज कर सके उसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, ऑटोट्रॉफ्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना फूड बना सकते हैं। और इसको आसान भाषा में कहें तो फूड कैसे बनाएंगे, कोई रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होंगे वो सिंपल होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इस तरह से फूड बन जाता है। अब इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो एनर्जी चाहिए एक्सटर्नल और दूसरा इलेक्ट्रॉन का सोर्स चाहिए। दो चीज़ें चाहिए। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो दो टाइप हैं, पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ, पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, या तो ये नाम दे दीजिए या दूसरा नाम भी दे सकते हैं कि फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, या सिंपली फोटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। तो फोटोसिंथेटिक कह सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ कह सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया, अब यहाँ पे बैक्टीरिया टिपिकल बैक्टीरिया की बात हो रही है, साइनोबैक्टीरिया की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस भी होगा उसका भी हिसाब किताब अलग होता है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ टिपिकल बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की बात हो रही है, बैक्टीरिया जो है उनकी बात हो रही है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, अब यहाँ पे आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट चाहिए होता है, तो पिगमेंट यहाँ भी होगा, पिगमेंट होगा यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी पिगमेंट होगा। पिगमेंट में कौन सा पिगमेंट होगा, वो नॉर्मल क्लोरोफिल नहीं होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और दूसरा पिगमेंट हो सकता है बैक्टीरियो विरिडिन, वेरी करेगा, लेकिन बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा। जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, अब यहाँ पे जो फूड बनाएंगे, फूड सिंथेसिस जो होगी, यहाँ पे जो फूड सिंथेसिस होगी दैट विल बी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से यहाँ पे लाइट होगी, यानी फोटोसिंथेसिस से यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। अब आप यहाँ पे लाइट यूज होगी, यहाँ पे एनर्जी सोर्स क्या होगा, लाइट होगा, एनर्जी सोर्स क्या होगा, लाइट होगा, लाइट होगा। हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन का सोर्स कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जनरली सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, कोई दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे एनर्जी सोर्स लाइट होगी और उसका यूज करके जो फूड बनेगा, ऑर्गेनिक फूड बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। एक और ख़ास बात यह है कि जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है ये एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। कैसी फोटोसिंथेसिस, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसका मीनिंग क्या है, आपने फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन छोटी क्लासेस से पढ़ा है, तो उसमें यह देखा है कि शुगर बनता है और साथ में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे शुगर तो बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बनेगा, लेकिन कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, साइनोबैक्टीरिया को मत लाना बीच में, ठीक है। तो नो O2 इवॉल्व, तो ऐसी फोटोसिंथेसिस जहां पे कोई भी O2, कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इस तरह से होगी फोटोसिंथेसिस, लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज होगा, लेकिन ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा। इसके भी थोड़ा सा टाइप्स हैं, इस तरह के जो फोटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया हैं, फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, उनके भी टाइप हैं। रब करते हैं फिर बताते हैं।
देखिए कलर के बेसिस पे बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इनका जो एग्जाम्पल है क्रोमेटियम, क्रोमेटियम इसका एग्जाम्पल है, क्रोमेशियम भी कह सकते हैं। इनमें कलर के बेसिस पे है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जो सोर्स होगा इलेक्ट्रॉन का वो सल्फर या उसका कंपाउंड होगा। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बेसिकली ग्रीन होंगे। एग्जाम्पल इसका है क्लोरोबियम, अंडरलाइन कर लेंगे क्लोरोबियम। ये यहां भी सल्फर इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा। तीसरा है पर्पल तो है लेकिन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इसका बढ़िया एग्जाम्पल है रोडोबैक्टर। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का सोर्स सल्फर नहीं होगा। तो इस तरह से फोटो ऑटोट्रॉप्स डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। अब हम कीमो ऑटोट्रॉप्स की बात करेंगे, जो दूसरा मॉड है फोटो ऑटोट्रॉप्स के बाद ऑटोट्रॉफिक में ही दूसरा मॉड है कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स बी मान लीजिए, कीमो ऑटोट्रॉप्स, या आप ये कह सकते हो कीमो सिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक। यहां पे जो एनर्जी सोर्स होगा वो टिपिकली ऑक्सीडेशन ऑफ सम कंपाउंड होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन से एनर्जी सोर्स मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी सोर्स ऑक्सीडेशन होगा यहां पे। तो यहां पे कोई भी लाइट एनर्जी नहीं यूज होगी, नो लाइट एंड नो पिगमेंट, कोई लाइट या फिर कोई भी पिगमेंट यूज नहीं होगा। बढ़िया एग्जाम्पल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। क्या होता है यहां पे, अमोनिया से नाइट्रेट बनता है, यहां पे बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस भी हो सकता है, और इससे नाइट्रेट बनेगा। यहां जो बैक्टीरिया होगा वो होगा नाइट्रोबैक्टर। तो यहां पे पूरे कन्वर्जन में लाइट का कहीं भी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो दो तरह के ऑटोट्रॉफिक मॉड हैं, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक मॉड। हेटेरोट्रॉफिक मॉड जैसा आप जानते हो हेटेरोट्रॉफिक मॉड में यहां पे बेसिकली दो मॉड होंगे। मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं ये सेप्रोफिटिक होते हैं, इनको आप डिकम्पोजर भी कह सकते हो, मतलब डिकम्पोजर की तरह भी एक्ट करते हैं, हमेशा डिकम्पोजर नहीं होते हैं। तो दूसरा है आपका हेटेरोट्रॉफिक मॉड, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, इसमें डिपेंडेंस होगी ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। फूड या न्यूट्रिशन के लिए
दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंस होगी, इसको हेटेरोट्रॉफिक मॉड कहते हैं। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। सब टाइप्स इसके देख लेते हैं। सब टाइप्स में दो तरीके हैं, दो कह सकते हो मॉड हैं, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा, ये डेराइव करेंगे न्यूट्रिशन कहाँ से, डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, मतलब नॉन लिविंग मैटर से ये न्यूट्रिएंट्स अपना डेराइव करेंगे। दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यहां पे अपना न्यूट्रिएंट किसी लिविंग से डेराइव करेंगे, डेराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्क क्या है, अगर कोई हम लोग भी तो दूसरे लिविंग से न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि इसमें ऑर्गेनिज्म को किल नहीं किया जाता है, कम से कम डायरेक्टली तो नहीं किल किया जाता है। हाँ, पैरासिटिज्म अगर लंबे टाइम तक चलेगी तो वो ऑर्गेनिज्म खुद कमज़ोर हो जाएगा, दूसरे अटैक और दूसरी प्रॉब्लम उसको हो सकती हैं, लेकिन डायरेक्टली किल नहीं करेगा। तो डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कर लीजिए। तो ये है आपका पैरासिटिक मॉड। पैरासिटिक मॉड में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, किसी एक का एग्जांपल आप ले सकते हो। मान लो सैल्मोनेला टाइफी का एग्जांपल ले लो, सैल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कॉज करता है। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम का एग्जांपल ले लीजिए आप, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे। और एक तीसरा है, वो है आपका सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऐसे एसोसिएशन में रहें कि किसी ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचाएं और उससे कुछ फायदा डेराइव करें। जैसे राइजोबियम, ये बैक्टीरिया का जीनस है, और लेग्यूम प्लांट जो होते हैं, राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन, दोनों को फायदा हो रहा है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, फिक्सेस नाइट्रोजन, और लेग्यूम इसको प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड फूड, न्यूट्रिशन। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, प्लस प्लस दोनों को फायदा हो रहा है। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है, सिम्बियोटिक। तो इस तरह के 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। अब एक चीज का ये ध्यान रखना है कि एक वर्ड और आता है, हालांकि इतना डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव वर्ड आता है। ऑब्लिगेट मतलब है कंपलसरी, और फैकल्टेटिव मतलब है ऑल्टरनेटिव या ओकेजनल। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे फैकल्टेटिव अगर लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, फैकल्टेटिव मॉड होता है ओकेजनल या फिर अल्टरनेट। जैसे अगर लिखा है, मान लीजिए कि सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है कोई, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस जरा सा बता के, कहीं लिखा हुआ फैकल्टेटिव पैरासाइट, मतलब क्या, फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब यह है कि उसका मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक है, लेकिन जरूरत पड़ने पे अगर डेड मैटर डिकेइंग मैटर नहीं मिलता है तो पैरासाइट की तरह भी बिहेव कर लेगा। इस फिलहाल यहां तक इस क्लास में। इसके बाद हम जानेंगे आपका, इसमें कुछ चीजें और है, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन। तो ये 2 चीजें हैं, रेस्पिरेशन बैक्टीरिया और रिप्रोडक्शन के टाइप्स थोड़ा बहुत, तो वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। और थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्या फायदा क्या नुकसान है बैक्टीरिया का। थैंक यू।